Hello, today we are going to discuss the topic prokaryotic cell. In this we are going to discuss the detailed ultrastructure of the prokaryotic cell. What is the ultrastructure? Ultrastructure is nothing the structure studied under the electron microscope. Each and every part or cell organelles are detailed studied called ultrastructure. So in this ultrastructure, first part by considering a member of prokaryotic is a bacteria. इसमें पहला स्ट्रक्चर है उसका सेल एनवलप, जैसे कि कवर होता है, जैसे हम एनवलप कहते हैं किसी चीज को कवर करने के लिए। तो एक कवर तैयार हुआ यहाँ पर जिसे एनवलप कहते हैं। दिस एनवलप इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। ये 3 लेयर से बना हुआ है, 1 2 3। दी आउटर जो लेयर है, द आउटर लेयर इट इज कॉल्ड एज द कैप्सूल और इट इज मेड अप ऑफ सम केमिकल, इसलिए से ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। देन सेकंड द मिडल लेयर इट इज अ सेल वॉल एंड द थर्ड एंड द इनर लेयर इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये तीनों मिलकर एक एनवलप बना रहे हैं और तीनों एक काम कर रहे हैं अंदर की जो इम्पोर्टेंट चीज है इन सब को प्रोटेक्ट करने का। तो सबसे पहला काम इनका जस्ट टू गिव द प्रोटेक्शन टू ऑल द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड दिस स्ट्रक्चर। सेकेंडली इट हेल्प्स इन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये बैक्टीरियल सेल और दूसरी बैक्टीरियल सेल में जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है यही वो कैप्सूल एनवलप है, इससे ये ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। सो अब हम ये तीनों को डिटेल में देखने वाले हैं। वन इज आउटर Glycocalyx, middle cell wall, inner plasma membrane. Number 1 is a Glycocalyx. Glycocalyx में इसकी बनावट पर इसके 2 नाम हैं। जैसे कि कुछ में ये Glycocalyx इट इज प्रेजेंट इन अ स्लाइम लेयर, लूज शीट में होता है। कहीं पर ये आउटर वॉल कुछ बैक्टीरिया के या कुछ प्रोकैरियोट के ऊपर ये लूजली शीट में बना होता है, जैसे कि यहाँ आप देखते हैं कि लूज शीट है। अगर ऐसी लूज कवरिंग वाली आउटर लेयर है तब उसे स्लाइम मोल्ड या स्लाइम लेयर कहा जाता है। ओके, अगर लूज है। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये काफी कैप्सुलेटेड या टफ होती है। जैसे कि आप सेकेंड फोटोग्राफ में देखिए ये कैप्सुलेटेड है, तब यहाँ पर दिस ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड एज अ कैप्सूल। अगर टफ है तो कैप्सूल, लूज शीट है तो उसे स्लाइम लेयर कहेंगे। ओके, आउटर लेयर डिपेंड्स है, सब में अलग अलग रहेंगे। देन द कंसेप्ट कम्स द ग्राम स्टेनिंग। व्हाट इज द ग्राम स्टेनिंग? ग्राम स्टेनिंग was a technique of staining developed by one of the bacteriologists named Hans Christian Gram। इन्होंने टेक्निक को डेवलप किए थे। इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में ही यूज द डिफरेंट स्टेन्स, अलग अलग कलरिंग एजेंट्स को यूज किया गया है और कुछ क्लीनिंग एजेंट को यूज किया गया है, जिसमें से 1 by 1 ही यूज द क्रिस्टल वायलेट पर्पल कलर का एक डायमंड कलर इसने यूज किया। यहाँ पर क्रिस्टल ऑफ अ वायलेट कलर यूज किया। बैक्टीरियल सेल को उसने पहले उसको कलर किया गया। देन सेकेंड स्टेप ही यूज द आयोडीन। ओके, आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया गया, उसी के ऊपर सेकेंड कलर दिया गया, आयोडीन दिया गया। देन थर्डली ही वॉश्ड, पहले क्या दिया गया, क्रिस्टल वायलेट को कलर किया गया, उसके बाद आयोडीन को कलर किया गया, उसके बाद उसको वॉश किया गया। वॉश किया गया बाय अ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल, अलग अलग अल्कोहल के ग्रेड में उसको वॉश किया जाता है। देखा गया कि अल्कोहल से वॉश करने के बाद वहाँ डीकलराइजेशन हुआ, यानी कलर निकला गया। अब यहाँ देखिए फोटोग्राफ में कुछ आपको रॉड लाइक और कुछ कोकाई में कलर जैसे कि वैसा दिख रहा है और रॉड में कलर चला गया, तो कुछ का डिकलरेशन हो गया। ओके, थर्ड स्टेप में। देन फोर्थ स्टेप में वहां पर काउंटर स्टेन जिसका नाम सैफ्रानिन है उसको यूज किया गया। तो देखा गया कि जिसका कलर चला गया था उसने सैफ्रानिन कलर को एक्सेप्ट कर लिया, वो कलर्ड हो गया, और जो ऑलरेडी क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन से कलर्ड हो चुके थे वो जैसे कि वैसे होते, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब देखा गया तो यहाँ पर कुछ
दे वर एक्सेप्टेड, कुछ ने जो तो उस ग्राम्स का जो स्टेन था जो कि क्रिस्टल वायलेट था उसको एक्सेप्ट किया, रंग हुआ, इसलिए उसको कहा ग्राम्स पॉजिटिव, क्योंकि उसके स्टेन को पॉजिटिव था, उसने रंग कर लिया। जिसने उस रंग को धोने में निकाल दिया, उसके बाद रंग नहीं लगा, उसको कहा तो निगेटिव है, दैट्स व्हाई दे आर द ग्राम्स नेगेटिव। ओके, नाउ विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। सेल एनवेलप में सेकेंड जो लेयर है, पहली लेयर हमने देखा ग्लाइकोकैलिक्स, एंड नाउ सेकेंड लेयर इट इज द सेल वॉल, सी इन द फोटोग्राफ। ये थी पहली लेयर, अब ये है सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर ये थी कि सेल वॉल की कंपोजिशन को हम देखेंगे, फ्रॉम विच केमिकल्स इट इज मेड अप ऑफ। तो देखा गया इट इज हैविंग द टू टाइप्स ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, जिसके बेसिस पर हमने अभी ग्राम से पॉजिटिव और ग्राम से नेगेटिव को देखे। ग्राम्स पॉजिटिव वाले जो बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरिया के ऊपर पर्पल कलर रिटेन हो गया था, जिसके ऊपर ग्राम्स का क्रिस्टल वायलेट का कलर रह गया था, उसे ग्राम्स पॉजिटिव कहते हैं। उसकी वजह थी उस बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट एक केमिकल जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन, ये देखिए पर्पल कलर के, और ये है बैक्टीरिया की वॉल का स्ट्रक्चर। डिटेल हम देखते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ द मेनी लेयर्स ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकेन केमिकल से बना हुआ है, इसलिए ये कलर एक्सेप्ट कर लेता था और उस पर वो वायलेट कलर रह जाता था, क्रिस्टल वायलेट कलर। दैट्स व्हाई ये पर्पल कलर के हो गए, इसलिए इनका नाम ग्राम से पॉजिटिव बैक्टीरिया रखा गया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में इसकी वॉल, सेल वॉल कुछ और केमिकल से बनी है, उसे हम ग्राम्स नेगेटिव कहते हैं। जनरली दिस ग्राम्स नेगेटिव दे आर नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। फिर क्या होता है, वहां पर म्यूरिन नाम का एक केमिकल होता है, जिसकी वजह से ये वॉशिंग में पर्पल कलर निकल जाता था और उस पर रह जाता था सेकेंड जो काउंटर स्टेन, जैसे सैफरानीन पिंक कलर का है, वो उसको लग जाता। तो क्योंकि हम इसके बाद उसको वॉश नहीं कर रहे, इसलिए पिंक रह गया। तो यहाँ आप देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का सेल वॉल का टोटल डिफरेंट है, इसलिए ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव हमको दो टाइप के वेक्टर्स देखने को मिलते हैं। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? सेल वॉल का काम है टू गिव द मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे कि बाहर की मेम्ब्रेन एक ऑलरेडी है, तो और एक मेम्ब्रेन जो कि अंदर की चीजों को सपोर्ट देने का काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट। देन द थर्ड लेयर इन द सेल एनवेलप इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जस्ट इन द फोटोग्राफ, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड सेल वॉल, एंड दिस इज द इनरमोस्ट, थोड़ी पतली है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन is also made up of some chemicals. Chemical composition में देखते हैं तो it is made up of the phospholipid bilayer. Very interesting. It is made up of phosphor पहला और दूसरा है लिपिड, दो चीज से मिलकर बना है पर कॉन्जुगेट हो गया फॉस्फोलिपिड, एंड इट इज बाय लेयर। माना मीनिंग यहाँ होता है कि दो लेयर है, डबल लेयर से बना हुआ। जैसे कि होता है ब्रेड, होता है ब्रेड में हम सैंडविच बनाते हैं, एक ब्रेड की लेयर होती है, दूसरा ब्रेड होता है और बीच में कुछ क्रीम वगैरह लगा, तो दो ब्रेड की जैसे दो लेयर है, डबल लेयर, बाय लेयर, बिल्कुल वैसी यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर हमको देखने में। दिस इज द फर्स्ट लेयर, देखिए आप ऊपर की एक लेयर है और उसके बाद ये नीचे की लेयर है, लेकिन ये लेयर में छोटा छोटा जो पार्ट बनाया गया वो किससे बना है? फॉस्फोलिपिड। सो दिस इज द फॉस्फोलिपिड। होता कैसा है फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड इज दिस थिंग। फॉस्फोलिपिड में एक हेड वाला स्ट्रक्चर और दो टेल रीजन्स हैं। हेड दे आर ऑलवेज एट द पोलर रीजन, देखो ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, और बीच के अंदर की तरफ जो होते हैं टू नॉन पोलर टेल्स होते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर, ऐसे मॉलिक्यूल्स पूरे यहाँ पर लगाए गए, तब जाकर एक मेम्ब्रेन बन गई जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। नाउ द डिफरेंट मोटिलिटी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन प्रोकैरियोटिक सेल। मोटिलिटी मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है, मूवमेंट करना है, फ्लूइड मीडियम है या जो भी मीडियम में वो ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल है, वो एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल होती है, मूव करती है। तो किससे होती है? तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। कुछ के अंदर दे कैन मूव विद द हेल्प ऑफ द सीलियास। ये सीलियास छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द सीलियास। 20 nanometers wide and up to 15 microns long, and spins on the order of 100 times per second. These animations show a series of schematized and speculative models about how bacterial flagella might function and assemble. Just outside of the cell wall, the filament is connected to a flexible rotating hook. The filament, the hook,
and a structure called the basal body, located below the cell's surface, make up the three parts of the flagellum. The basal body consists of a rod and a series of rings embedded in the inner membrane, the peptidoglycan layer, and the outer membrane. Now, the other surfaces which are also present on a surface of the prokaryotic cell, यानी जैसे कि हमने सीलिया को देखे, जैसे कि हमने फ्लैजेलम को देखे, वैसे और कुछ और स्ट्रक्चर्स बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. दे आर द पिलाई. They are present on the surface. These are the small structures which are present called as the pili. ये काफ़ी as compared to cilia, ये काफ़ी बड़े होते हैं. As compared to the cilia, they are very much longer. They are called as the pili. Pili एक tube-like projections होता है जिसका काम है to communicate the intercellular material. जो भी एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन लेने और देने का, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो ये पिलाई की मदद से या इसकी हेल्प से किया जाता है. देन द सेकेंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फेमरी. जस्ट सीधी सीधा फेमरी, जो कि इससे लेंथ में छोटा होता है. ठीक है, इससे छोटा रहेगा, जिसे फेमरी कहते हैं. ये फेमरी का काम है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी चीज को सपोर्ट लेकर वहां लटक कर रहना है, क्लिंगिंग कर रहना है, तो वो हेल्प करता है वहां पर उसे क्लिंगिंग करने के लिए. नाउ द सेल मेम्ब्रेन, जो फर्स्ट थी ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड थी सेल वॉल, और उसके बाद थी अंदर की तीसरी जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज नाउ आल्सो कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन शोज सम इनर फोल्डिंग्स. ये जो ये अंदर की मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर की तरफ कुछ फोल्ड होती है. ओके, इनफोल्डिंग जिसे कहा जाता है. जैसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखते हैं कि इनफोल्डिंग्स होते हैं, वैसी कुछ इनफोल्डिंग्स यहाँ इस मेम्ब्रेन में दिखती है. उस इनफोल्डिंग वाले स्ट्रक्चर को, जस्ट सी दिस इज द मेम्ब्रेन ना, इसको अगर हम बाहर निकाल कर देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, जब ये फोल्ड करेंगी तो यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करेगी. ये अंदर की जब फोल्ड हो जाती है तब इसी स्ट्रक्चर को मीसोसोम कहा गया. सिंगल मेम्ब्रेन है, दिस इज द मीसोसोम. सो इनफोल्डिंग ऑफ plasma membrane forms the structure called mesosome. So mesosome का फॉर्मेशन यहाँ हो गया. Then mesosome बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. एक, इट हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन. अच्छा, कहाँ है? देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, उसके बाद उसके बाहर है सेल वॉल. ये सेल वॉल बनाने के लिए मेसोसोम की हेल्प ली जाती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है. दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प इन अ डीएनए रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन किसे कहते हैं? रेप्लिकेशन कहा जाता है टू फॉर्म द एग्जैक्ट कॉपीज. अब तो क्रोमैटोफोर्स सब में नहीं है, सेलेक्टेड में होते हैं. सो सेलेक्टेड में से हम देख रहे हैं सियानोबैक्टीरियम. नेक्स्ट, और एक स्ट्रक्चर जो कि मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जिसे राइबोसोम कहते हैं. These ribosomes are very important. You can see these ribosomes. They are the membranous bodies. These are the dense particles जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. Then this helps in protein synthesis. यानी प्रोकैरियोट में भी यही काम कर रहे हैं, यूकैरियोट में भी वही काम किया जा रहा है. प्रोटीन सिंथेसाइज करने में इन राइबोसोम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ पर भी है. देन ये राइबोसोम का एक सेडिमेंटेशन रेट होता है, जिसको साइंटिस्ट स्वेडबर्ग ने अपने नाम से एक यूनिट बनाया, जिसका नाम स्वेडबर्ग यूनिट, जिसे हम एस सिर्फ स्टार्टिंग इनिशियल लेटर लिखते हैं एस. वो राइबोसोम का सेडिमेंटेशन होता है, सेटलिंग होता है, उसको गिनने के लिए यूज किया जाता है. सो प्रोकैरियोट के अंदर 70th टाइप ऑफ राइबोसोम कम्स, द एस कम्स फ्रॉम द स्वेडबर्ग. ओके, 70th टाइप ऑफ राइबोसोम इनके अंदर होते हैं. ये 70th दो यूनिट से बना हुआ है, सभी यूनिट से बना है. एक है बड़ा वाला सब यूनिट, यू कैन सी है, जो कि 50 सेडिमेंटेशन से बना हुआ है, ये वाला. और सेकेंड वाला है स्मॉलर सब यूनिट, जो कि 30 से बना हुआ है. तो ये दोनों इंडिविजुअली जब सेडिमेंट होता है तो इसे 50s कहते हैं, सिंगल सेडिमेंट होता है 30s कहते हैं. लेकिन दोनों ज्वाइन होकर जब सेडिमेंट करते हैं तो वो 70s स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन का यूनिट हो जाता है. Then the important and the last part of this is a genetic material. प्रोकैरियोटिक सेल में अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है.
तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में दोनों में भी जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कैसा है हम उसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज अ सिंगल क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल बाय कंसीडरिंग बैक्टीरियम, एक ही क्रोमोसोम से बना होता है जो कि सर्कुलर होता है, कॉइल्ड होता है। जस्ट यू कैन सी, ये है वो क्रोमोसोम, एक ही है, सर्कुलर है, कॉइल्ड है, और इसको ज़रा हम हाई मैग्नीफाई करके देखेंगे तो इट लुक्स लाइक दिस। इसका अपीयरेंस है सर्कुलर और ये कॉइल्ड होता है। डबल हेलिकली कॉइल्ड नहीं है, सिंगल हेलिकली होता है, इसलिए यहाँ डिफरेंस याद रखना। देन द जेनेटिक मटेरियल इज जनरली फाउंड टू बी अटैच्ड टू द मीसोसोम। जैसे कि अभी हमने ऑलरेडी देखे कि जो मेम्ब्रेन होती है वो मीसोसोम इनफोल्डिंग बनाती है, तो जनरली इसका जेनेटिक मटेरियल जो सिंगल क्रोमोसोम है हमेशा वो मीसोसोम के पास में अटैच्ड पाया गया है। ये यहाँ पर देखते हैं, इसको मैग्नीफाई नहीं बताया गया, तो ये अटैच होता है। क्यों अटैच होता है? जब भी सेल डिवाइड करते वक्त इसको जब रेप्लिकेट करना है तो वो उसकी मदद से 2 कॉपीज बनाता है, इसलिए हमेशा वहाँ ही मिलेगा। देन रेप्लिकेशन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वो एक अजीब पैटर्न में करता है। प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में दोनों में भी रेप्लिकेशन होता है। यूकैरियोट का रेप्लिकेशन रेप्लिकेटिंग फॉर्क करता है, वो लीनियर डीएनए आता है, लेकिन यहाँ का डीएनए जो है सर्कुलर है, तो किसी एक जगह पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लोकेट हो जाता है। वो वहीं से डीएनए को नाइट्रोजन बेस की बॉन्डिंग ब्रेक होती है, टूटता है, टूटने के बाद वो खुलना शुरू होता है, और खुलने के बाद ये डबल कॉपी बनाने के लिए जो खुल गया, खुल के सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद ये ऐसा अपीयर होता है जैसे कि एक कोई थीटा सिंबल, जैसे ना फिजिक्स में यूज किया जाता है, ये थीटा सिंबल की तरह दिखता है, इसलिए इसे थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से पुकारा जाता है। ओके, ये होगा जेनेटिक मटेरियल जो कि मेन जेनेटिक मटेरियल होता है जो हर तरह का रेप्लिकेशन कर रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में और इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमको यहाँ देखना है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। दे आर नॉट हैविंग द हिस्टोन प्रोटीन, बट लाइक हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, तो इनमें नहीं होते। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जैसे कि H1, H2A, H2B, H3, H4, यहाँ हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक के अंदर है, यूकैरियोटिक के डीएनए के अंदर हमको ये देखने को मिलेंगे। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, इसलिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देन मैनी बैक्टीरिया दे शो द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी सब में नहीं होता, कुछ ज़्यादा बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि सेल्फ रेप्लिकेट अपनी कॉपीज करता है, छोटा होता है, सर्कुलर होता है, जिसके अंदर कुछ जीन्स होते हैं, अपने खास जीन्स होते हैं जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। हमने ऑलरेडी इसको हमारे प्रीवियस वीडियो में जा रही कॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी यूज देखे इसको स्टडी कर चुके हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम प्लाज्मिड कह रहे हैं, ये भी सेल्फ रेप्लिकेट करता है, ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशल कैरेक्टर है। देन प्लाज्मिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, बेसिकली देयर आर द 2 टाइप्स। नंबर 1 प्लाज्मिड, इट इज कॉल्ड एज अ एफ प्लाज्मिड। एफ इज इंडिकेट, ये एफ प्लाज्मिड के अंदर ऐसे सेगमेंट जीन होते हैं जहां पर कोडिंग होती है जो कि रिप्रोडक्शन करने में उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प कराता है। देन द सेकेंड वन इज अ आर प्लाज्मिड, जो कि उस पर ऐसे कोडेड जीन्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबॉडीज होते हैं, यानी एंटीबॉडीज के अगेंस्ट उस बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए, रेजिस्टेंट देने के लिए वो जीन्स वहां पर कोडेड होते हैं। ये 2 हो गए 2 टाइप के प्लाज्मिड। देन प्लाज्मा, जो प्रोकैरियोटिक का सेल का प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में काफ़ी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि इट इज़ वन काइंड ऑफ द पूल, जिसमें हमने देखे डीएनए भी उसी के अंदर है, उसी के अंदर ही राइबोसोम को रखे गया और उसी के अंदर मेसोसोम इनफोल्डिंग कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोप्लाज्म, ये स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने डिस्टिंग्विश में देख चुके हैं। तो ये एक पूल है जिसके अंदर नेसेसरी चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले वाटर उसी के अंदर होगा, उसके बाद देयर इज प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स, इसी में मिक्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ द सम अदर एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ उसमें मिक्स होती है। देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा। ये सब के सब एक मिक्सचर में साइटोप्लाज्म में
उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होंगे। देन इसके अलावा बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ बॉडीज या ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसे इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं, इंक्लूडेड बॉडीज होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि सियानोबैक्टीरिया के अंदर का अगर स्टार्च है या ग्लाइकोजन है जो एक ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, या किसी में कुछ इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं जैसे कि फॉस्फेट है, सल्फर है। सो ऑल दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स। सो ये सब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स भी साइटोप्लाज्म में उस प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जो उसके अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए होना जरूरी है। सो दिस इज अबाउट आवर प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू वेरी मच।